नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है सीबीएसई 12वीं परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं में मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है। ये बड़ी खबर है सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं में मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया। सरकार ने 12वीं के मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड रिजल्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। 10वीं, 11वीं के 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक होंगे। 10वीं के 3 विषयों के अधिकतम औसत अंक जुड़ेंगे। 11वीं के सभी विषयों के जुड़ेंगे औसत अंक, ये जानकारी है। 12वीं के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के औसत अंक जुड़ेंगे। जो छात्र संतुष्ट नहीं होंगे वो अपील कर सकेंगे, उनको ये अधिकार दिया जाएगा। सीबीएसई 12वीं के नतीजे आएंगे 31 जुलाई तक। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, जरा बताएं विस्तार से। देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा को लेकर उसके परिणाम को लेकर 13 सदस्यीय कमेटी है वो यहाँ पर बनाई गई थी। उसके बाद आज कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सौंप दी है। उसमें ये बताया गया है कि 12वीं की जो रिपोर्ट है, जो 12वीं की जो परिणाम है वो किस तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे सभी छात्रों में मतलब सहमति यहाँ पर जती है। तो उसके बाद जिस प्रकार से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी, उसमें ये बताया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो प्री बोर्ड के जो रिजल्ट है उनके आधार पर 12वीं का जो परिणाम है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब जो समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 10वीं की जो परीक्षा में जो 5 विषय होते हैं उसमें से सबसे अधिक सर्वाधिक 3 विषय चूज किए जाएंगे, जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के यहाँ पर होंगे। इसी तरह 11वीं की परीक्षा के जो 5 विषयों का एवरेज है वो यहाँ पर लिया जाएगा। इसके साथ साथ 12वीं के जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल का नंबर होते हैं उनका यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट की उसमें 30% यहाँ पर निर्धारित किए गए। 12वीं के जो नंबर है वो 3% यहाँ पर निर्धारित किए और 12वीं के 40% के आधार पर जो परिणाम है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कमेटी की जो रिपोर्ट यहाँ पर दी उसमें ये भी कहा है कि अगर जो बच्चे संतुष्ट नहीं है वो उसके बाद अपील है वो यहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर से जो सीबीएसई उसको रिवाइज है वो यहाँ पर करेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो फॉर्मूला जो 13 सदस्यीय कमेटी ने तय किया, मुझे लगता नहीं है उससे किसी भी स्टूडेंट को आपत्ति होगी, क्योंकि आमतौर पर 10वीं के जो विषय होते हैं जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स में जो स्टूडेंट लाया होगा उनका परसेंटेज है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसी 11वीं के जो 5 विषय हैं उनका यहाँ पर एवरेज दिया है। इसके साथ साथ जो 12वीं की जो प्री बोर्ड एग्जाम होती है, जो प्रैक्टिकल होते हैं जो हो चुके हैं, उनका यहाँ पर 40% यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद ही 12वीं का परिणाम है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा। जिस प्रकार से सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जो चीज बताई है उसमें यह कहा है कि 31 जुलाई तक इसके जो नतीजे वो जारी कर दिए जाएंगे। भारत, लेकिन क्या ये जायज होगा उन तमाम छात्रों के साथ में? पहले भी एक बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी जिसको लेकर कुछ अभिभावक थे, कुछ बच्चे थे जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। उनका कहना ये था कि प्री बोर्ड में कईयों ने उस हिसाब से तैयारी नहीं की होती है हर बार, क्योंकि वो लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई, अब प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर उनका मूल्यांकन करना ये जायज होगा? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि जिस प्रकार फिलहाल देश में कोरोना को लेकर जो हालात बनते हैं उसमें ऐसी स्थिति में परीक्षाएं करवाना सीबीएसई के लिए बेहद कठिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की मैनेजमेंट यहाँ पर किया था कि बच्चों को भविष्य को किसी प्रकार का खतरा यहाँ पर नहीं हुआ, और उसको देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया है। अब जिस प्रकार से कई बच्चों का ये भी कहना है कि एग्जाम को यहाँ पर कराया जाए, लेकिन आप मौजूदा स्थिति की जो हालात है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, लगातार संक्रमण का ग्राफ है जो पूरी तरह से अभी भी बना हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन हर राज्यों की स्थिति अलग अलग तरीके की है। उसी को देखते हुए जो 13 सदस्यीय कमेटी है वो यहाँ पर बनाई गई थी। अलग अलग राज्यों से ये सुझाव यहाँ पर लिए गए थे किस तरह की एग्जाम यहाँ पर कराई जाए, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए जिसको लेकर सभी छात्र है वो यहाँ पर संतुष्ट हो। और मेरे को लगता नहीं कि इससे अच्छा कोई फॉर्मूला है वो यहाँ पर हो सकता है। देखिए, जो बच्चों का जो कहना है वो हर तरीके के हर एक क्लास के बच्चे होते हैं कि जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 12वीं के प्री बोर्ड हो जाए, मैं उस तरह की तैयारी नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ भी 10वीं की बोर्ड की एग्जाम को भी यहाँ पर आधार बनाया गया। 30% नंबर 10वीं की क्लास के लिए जाएंगे, 11वीं की क्लास के 30% लिए जाएंगे। अब कुछ बच्चे ये भी यहाँ पर कहेंगे कि 10वीं में उन्होंने उस प्रकार की तैयारी नहीं की थी। लेकिन देखिए, ये सब चीजें कहना है पूरी तरह से जायज नहीं, क्योंकि देश में जिस प्रकार के हालात है पूरी तरह से आपातकाल की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते कई जाने यहाँ पर जा चुकी है। ऐसे में सरकार और सीबीएसई किसी प्रकार का रिस्क है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार का 13 सदस्यीय जो कमेटी ने जो फॉर्मूला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, इसको लेकर सभी संतुष्ट फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी दीपा, चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए भी। अब सभी संतुष्ट इससे फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं होगी, असंतुष्ट कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बेहतर फॉर्मूला
जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, जो हलफनामा दिया गया, उसमें भी जिस बात का जिक्र किया गया, इससे बेहतर फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। कोविड है, पैंडेमिक है और ऐसे में रिस्क नहीं लिया जाएगा। पहले ही सरकारें साफ कर चुकी है। जो अलग अलग राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, उसी सुझाव के बाद अब ये फॉर्मूला तय हुआ है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के साथ दिया है। अब इसी पर हो सकता है कि पूरी रूपरेखा तय होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के 150 दिन बाद 21% आबादी हो चुकी है वैक्सीनेट। राजस्थान के लिहाज से ये महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान की हर्ड इम्यूनिटी अभी बहुत दूर दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के 150 दिन बाद 21% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% आबादी को टीका लगना बहुत जरूरी है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औसत 49% आबादी को लगाना होगा टीका। ये भी कहा जा रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए 49% आबादी को अभी टीका लगाना होगा। लेकिन इसी रफ्तार से टीके लगे तो अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। ये तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, अगर यही रफ्तार रही तो 1 साल का वक्त लगेगा। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 65.42% बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों को लेकर खुलासा हुआ है। ब्लैक फंगस के 95% मरीजों को नहीं लगी थी वैक्सीन। ये बड़ी खबर है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगातार केसेस आ रहे हैं। मरीजों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ। ब्लैक फंगस के 95% मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी थी और इन लोगों की डायबिटीज भी अनकंट्रोल थी, ऐसा कहा गया। 70% मरीजों को इलाज के दरमियान ज्यादा और गलत तरीके से स्टेरॉइड दिया गया। एसएमएस के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र है। ब्लैक फंगस मरीजों में ब्लड क्लॉट, माइक्रो क्लॉट की बात भी निकलकर सामने आई है। अब ये बात कितनी गंभीर है, इसको लेकर अब आगे क्या किया जाएगा, इस पर भी लगातार नजर है। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है एसएमएस के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मरीज थे उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। ब्लैक फंगस के 95% मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी और इन लोगों की डायबिटीज भी बहुत ज्यादा थी, अनकंट्रोल थी और 70% मरीजों को इलाज के दरमियान ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया, गलत तरीके से दिया गया। इसकी भी पड़ताल अब होगी। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों को लेकर खुलासा हुआ। एसएमएस अस्पताल में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर एक वाले कई खुलासे। एसएमएस अस्पताल में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। 15 मरीजों को आंख में दर्द, सूजन, पानी आना जैसे थे लक्षण, लेकिन जांच के दरमियान इन मरीजों में नहीं मिला ब्लैक फंगस और साथ ही फिर भी इन मरीजों को आंखों की रोशनी से धोना पड़ा हाथ। दिमाग में खून की सप्लाई कम होने की वजह से 40 मरीज पैरालिसिस और स्ट्रोक के शिकार हुए। इसके पीछे बताया जा रहा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट। अब क्या ये डेल्टा वेरिएंट का असर है, इसको लेकर भी शोध अब किया जा रहा है। कोविड से अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन से छोटे बड़े उद्योग धंधे चौपट हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन से छोटे बड़े उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेकिन जोधपुर हैंडीक्राफ्ट उद्योग ने खूब निर्यात किया। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 3,366 कंटेनर्स ज्यादा निर्यात किया गया और इस वर्ष मार्च मई अवधि में 7,643 कंटेनर्स निर्यात हुए। निर्यातकों ने विदेशी बायर्स के ऑर्डर बुक कर रखे हैं। कोरोना महामारी में लोगों में बढ़ी दान की प्रवृत्ति। 2020 में दुनिया के 300 करोड़ लोगों ने की अनजान लोगों की मदद और कोविड के इस पूरे दरमियान महामारी में लोगों में दान की प्रवृत्ति बढ़ी है। 2020 में दुनिया के 300 करोड़ लोगों ने अनजान लोगों की मदद की। 31% लोगों ने नकद दान दिया। ब्रिटिश संस्था चैरिटीज एंड फाउंडेशन की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया दुनिया का सबसे उदार देश बनकर सामने आया है। भारत में 82वीं रैंक से आया 14वीं रैंक पर। भारत 82वीं रैंक से 14वीं रैंक पर आ गया है। अमीर देशों की तुलना में गरीब देशों के लोगों ने एक दूसरे की मदद ज्यादा की है, ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अमेरिका चौथे स्थान से फिसलकर पहुंचा 19वें स्थान पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 करोड़ के पार हो गई है। दुनिया भर में जो कोविड संक्रमितों की संख्या है वो 17 करोड़ के पार और दुनिया भर में अब तक 17,77,85,744 लोग कोविड की जद में आ गए हैं, कोरोना पॉजिटिव है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 38 लाख के पार है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 38,48,138 लोगों की जान गई है और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 16 करोड़ 22,83,592 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं और दुनिया भर में अब तक कोरोना के
1,16,54,014 एक्टिव केस हैं और साथ ही दुनिया भर में अब तक 1,63,24,000 माफ कीजिएगा 1 करोड़ से ज्यादा ये संख्या है लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। दुनिया भर का ये आंकड़ा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बड़ी समस्या ये कि अभी भी मौत का जो आंकड़ा है दुनिया भर में वो चौंकाने वाला है, वो डराने वाला है। कोरोना ग्राफ नीचे आते ही अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोरोना के केसेस जिस तरीके से अभी कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा की राह भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अमरनाथ यात्रा की नहीं हुई है औपचारिक घोषणा। इस बीच श्री अमरनाथ के श्राइन बोर्ड ने लंगर की अनुमति दी है। कुछ लंगर संगठनों को लंगर लगाने की अनुमति दी गई। बालटाल ट्रैक के लिए 28 जून से 22 अगस्त तक लंगर लगाने की अनुमति दी गई है। लंगर में सेवादार फेस मास्क, सामाजिक दूरी, भीड़ न करना आदि का पालन करेंगे। कोरोना के चलते लंगर स्थलों पर खाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को पैक्ड फूड वितरित किए जाएंगे। श्राइन बोर्ड के अनुसार यात्रा पर नहीं लिया जाएगा आधिकारिक फैसला। अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है श्राइन बोर्ड के अनुसार। और साथ ही बालटाल ट्रैक को पवित्र गुफा तक साफ किया गया है। ट्रैक पर सुरक्षा कर्मियों की पहले से ही तैनाती कर दी गई है। पवित्र अमरनाथ गुफा से आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी श्राइन बोर्ड की ओर से प्रसारण किया जाएगा, सीधा ही कोविड की वजह से। पवित्र गुफा से 28 जून से 22 अगस्त तक इसका सीधा प्रसारण होगा। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे और शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जो लोग यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे वो घर बैठकर भी आरती देख सकेंगे।